हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा। यहाँ आप देख सकते हैं पहले आदि मानव किस प्रकार से अपने भावों और विचारों को प्रकट करता था। उनकी भाषा तब बहुत ही अलग थी और अब हमारी भाषा बिल्कुल ही अलग हो गई है। बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं उस पर, तो बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखेगा आपको इन दोनों के बीच। भाषा की परिभाषा। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाषा शब्द आया कहाँ से है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाष धातु, जो संस्कृत की भाष धातु है, उससे भाषा शब्द आया है। उसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो हम बोलते हैं या लिखते हैं जब, और अपने भावों और विचारों को इस प्रकार प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। ध्वनि। ध्वनि भाषा का वह छोटे से छोटा खंड है जिसे हम सुनते हैं। तो इसे वर्ण भी कहते हैं। बहुत बहुत सारी पुस्तकों में वर्ण भी लिखा रहता है। तो भाषा का वह छोटे से छोटा खंड, या हम कह सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो हम आमतौर पर भाषा में सुनते हैं, उसे वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। जैसे क ख सॉरी क ख ग आ आदि। भाषा के प्रकार। भाषा को दो भागों में विभाजित किया गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये सभी जानते ही हैं, दो प्रकार होते हैं भाषा के। एक तो वो जो मौखिक होता है, और दूसरा जो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचार भाषण के माध्यम से व्यक्त करता है, अथवा आमने सामने व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं या भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं आपस में, उसे भी हम मौखिक भाषा कहेंगे। आजकल और भी तरह के मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, जैसे कि फ़ोन पर जब हम बात करते हैं तो वो भी मौखिक भाषा ही कहलाएगी। आगे देखते हैं। लिखित भाषा, जब व्यक्ति लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करता है एवं दूसरों के विचारों को जानता है, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। तो जब हम लिखते हैं किसी भाषा को या लिखी हुई भाषा को पढ़ते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है तो मौखिक भाषा होगा, ये पत्र है तो लिखित भाषा होगी। आगे देखते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने
कुल 22 भाषाओं को स्वीकृत किया है। अपने अपने क्षेत्रों में इन भाषाओं का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी का प्रयोग पूरे भारतवर्ष में होता है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा भी है। तो 22 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आप जानते होंगे ये बात कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी पूरे भारतवर्ष में लगभग हर क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 22 भाषाओं के नाम है ये: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से बोली व समझी जाती है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदी ज़्यादातर जगहों, भारत की ज़्यादातर जगहों पर हिंदी बोली जाती है, इस वजह से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। राष्ट्रभाषा यानी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज। परंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है। हमारी भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। देयर इज़ नो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में सभी भाषाओं को एक समान माना जाता है और एस सच कोई राष्ट्रभाषा किसी भाषा को नहीं कहा जाता है। आगे देखते हैं, व्याकरण क्या है। हम अपने विचारों को मौखिक एवं लिखित रूप में प्रकट करते हैं, किंतु उनमें अशुद्धियां बनी रहती हैं। यह अशुद्धता व्याकरण के माध्यम से दूर की जाती है। अतः वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है और भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। तो हम जब भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं तो भाषा में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, कई बार बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए, उन अशुद्धियों का शोधन करने के लिए व्याकरण का इस्तेमाल किया जाता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है, उसमें बहुत सारे नियम लिखे होते हैं, जिन नियमों की सहायता से हम अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, उन्हें मिटा सकते हैं। लिपि। लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है अथवा भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी भिन्न लिपि होती है। तो लिपि जो है उन लिखित चिन्हों को कहा जाता है जो एक भाषा में होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो मौखिक ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं। तो भाषा की लिखने की विधि को लिपि कह सकते हैं हम।
हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की होती है देवनागरी, अंग्रेज़ी की रोमन, अरबी की अरबी ही होती है, तमिल की तमिल, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की गुजराती, बांग्ला की बांग्ला होती है और उर्दू की फ़ारसी। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। बाईं से दाईं यानी लेफ्ट टू राइट। केवल फारसी लिपि, उर्दू की जो लिपि होती है फारसी, उसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ऐसे। और हम जैसे हिंदी लिखते हैं तो हम बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं, बाईं तरफ से शुरू करते हैं और फिर लिखते हैं आगे। परंतु फारसी लिपि में हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं और बाईं तरफ की ओर जाते हैं लिखते लिखते। ठीक। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।